नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। कट टू कट में आज बात होगी बिहार की एसआईआर की, वोटर लिस्ट की। आज वो फाइनल वोटर लिस्ट एसआईआर के बाद सामने आ गई है, जिसका इंतजार बिहार का हर राजनीतिक दल कर रहा था। एसआईआर की यह प्रक्रिया जब से शुरू हुई, वोटर पुनरीक्षण की यह जो प्रक्रिया है जब से शुरू हुई, तब से विपक्ष इस पर संदेह की निगाहों से इसे देख रहा है और सवाल पूछ रहा है कि अभी अभी लोकसभा चुनाव में तो आपने एक वोटर लिस्ट बनाई थी, अब इतनी जल्दी एक फिर से नई वोटर लिस्ट की जरूरत क्या पड़ी। यहां तक कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी एसआईआर की प्रक्रिया को गैर संवैधानिक नहीं बताया। सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं कहा कि इस प्रक्रिया को रोका जाना चाहिए। प्रक्रिया चलती रही और आखिरकार अब एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट हमारे सामने है और इसमें 69 लाख वोटर हटा दिए गए हैं। 69 लाख वोटर हट गए हैं, 21 लाख वोटर नए जोड़ दिए गए हैं। विपक्ष अब तक यह सवाल पूछ रहा था कि क्या यह विपक्षी पार्टियों के वोटर्स को हटाने की साजिश है? क्या इसके जरिए मुसलमानों का वोट काटा जा रहा है, पिछड़ों का, दलितों का वोट काटा जा रहा है? क्या ऐसे लोग जो कांग्रेस को या आरजेडी को वोट दिया करते थे उनका वोट काटा जा रहा है? राहुल गांधी तो बाकायदा एक मुहिम चला रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, गलत तरीके से नए वोट जोड़ दिए जाते हैं, गलत तरीके से वोट डिलीट भी कर दिए जाते हैं। एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को मान्य कर दिया। यह भी कहा कि जिन लोगों के नाम आप काट रहे हैं उनका डेटा वेबसाइट पर अपलोड कर दीजिए और साथ साथ यह भी बता दीजिए कि इन लोगों के नाम काटने की वजह क्या है। यानी कि अब प्रक्रिया पूरे तरीके से पारदर्शी है, डेटा वेबसाइट पर उपलब्ध है। जिन राजनीतिक दलों को या किसी भी व्यक्ति को इसमें दिक्कत है वो डेटा देख सकता है, वेबसाइट पर जाकर शिकायत अपनी दर्ज भी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। लेकिन सवाल उससे भी बड़ा है। सवाल यह है कि इस लिस्ट के आने से पहले बार बार बीजेपी ने कहा था कि इसके जरिए घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। बार बार यह कहा गया था कि विपक्ष एसआईआर को लेकर विरोध इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि घुसपैठिए वोट करते रहें, क्योंकि घुसपैठिए इनके वोटर हैं। अब 69 लाख नाम जब काट दिए गए हैं तो कहीं भी चुनाव आयोग ने इस लिस्ट में यह तो बताया नहीं कि इसमें से घुसपैठिया कौन है। यह जरूर बताया कि इनमें से कितने लोग अब मृत हैं, किनकी मृत्यु हो चुकी है इसलिए नाम हटा दिया। कौन लोग दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो गए हैं यह भी डेटा बता दिया। कौन लोग ऐसे हैं जिनका एक बिहार के साथ साथ किसी और राज्य में भी एक वोटर के तौर पर वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, वो रजिस्टर्ड है, यह भी बता दिया। लेकिन घुसपैठिए कहां है, कितने घुसपैठियों के नाम काटे गए, यह सवाल तो बनता है। क्योंकि कहीं भी चुनाव हो बार बार यह प्रश्न उठता है कि घुसपैठिए आ गए हैं, घुसपैठिए वोटर बन गए हैं, तो ये घुसपैठिए हटे हैं या नहीं हटे हैं? और ये जो फाइनल एसआईआर की लिस्ट है, क्या विपक्ष इससे सहमत है, इससे खुश है? क्या अब उन्हें प्रक्रिया पूरे तरीके से पारदर्शी नजर आ रही है, या फिर बिहार की वोटिंग के बाद एक बार फिर से सवाल उठेगा कि साहब यहां पर तो वोट चोरी हुआ है? चर्चा के लिए भारतीय जनता पार्टी से रत्नेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से हीरा सिंह बग्गा हमारे साथ हैं, मनोज लाल दास जेडीयू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, आरजेडी से मधु मंजरी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। अजय जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। जो मकसद था इसका एसआईआर का, क्या वो पूरा हुआ? 69 लाख नाम कटे, 21 लाख नाम जुड़े, अब चुनाव की तारीख किसी भी समय आ जाएगी सामने, वोटिंग हो जाएगी, और क्या वोटिंग के वक्त फिर वही वोट चोरी का नैरेटिव चलेगा, या फिर आपको लगता है कि नहीं विपक्ष इससे सहमत होगा, यह प्रक्रिया पूरे तरीके से पारदर्शी थी? देखिए, आपको बतलाना है, इसमें एक्सल में कई शंकाएं व्यक्त की गई और लोग राजनीतिक फायदा, सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने राजनीतिक हित साध रहा था। हकीकत यह है कि इनको अधिक से अधिक वोट चाहिए और मतदाताओं पर अपना आधिपत्य चाहते हैं, चाहे वो जायज़ तरीका हो चाहे नाजायज़ तरीका हो। आजकल के लोकतंत्र में ख़ास तौर से ये बहुत ज़्यादा भारत में हो गया है। अब आपको बताना है कि चुनाव व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नाम को काटा जाना भी बहुत ज़रूरी है। ये वर्ल्ड लेवल पर है और इसका लोग सुझाव देते हैं कि वोटर लिस्ट को दुरुस्त करना। वहीं विपक्ष का ये कहना था कि नागरिकता की जांच की प्रक्रिया ये करेंगे, एनआरसी वगैरह लागू कर सकते। अब ये इस तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी। अब आपको बता दें कि जैसे आधार कार्ड है और राशन कार्ड और वोटर आईडी, तो वोटर आईडी इस चीज़ का प्रमाण नहीं करता है कि वो वोटर का वोट का अधिकार दे रहा है, परंतु इस चीज़ का वेरीफाई नहीं करता है कि वो यहाँ की नागरिकता लिए हैं कि नहीं। मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको सोनिया जी का दे रहा हूँ। सोनिया जी का भी यही पोजीशन थी, सोनिया जी वोट करती नहीं, मगर कहना नहीं चाहिए नागरिकता बाद में मिली। तमाम लोग ऐसे हैं, कुछ सांसद भी ऐसे रहे। अब आपको बताएं, जो आशंकाएं थी सारी आशंकाएं निर्मूल हो गई हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त इंस्ट्रक्शन दिया था कि आपने जो 65 लाख लोग हटाए हैं उनकी मुझे लिस्ट दीजिए, बहुत कड़ाई से बोला था, और उस पर बाकायदे जांच हुई। इसमें जो सबसे अच्छी बात है, यह जो चीज़ नहीं अभी जोड़ी गई है, वो 21,53,000 जो वोट हैं जो नए जुड़े हैं, इसमें वो भी वोट हैं जो पुनः शामिल किए गए हैं, जिन पे आशंकाएं थी कि हमको बाहरी दिखा करके नागरिकता, इस तरह की शंकाएं थी। अगर उनके पास प्रमाण हैं तो उनको जोड़े गए 21,53,000, ये आपको क्लियर कर दें जो जोड़े गए। दूसरी आपको बता रहे हैं, कुछ ऐसे वोटर थे जिनको लेकर के डिस्प्यूट था, वो हटाए भी गए। अच्छा, अब मेन बात ये कि तमाम लोग मृत भी थे, पहले भी थे इसके बीच में, तो उन सबके नाम हटे। आपको ये भी बता दें, बहुत क्लियर कट कर दिया, चुनाव आयोग ने भी क्लियर कर दिया है कि आप 10 दिन के अंदर हमको तुरंत ही आवेदन करें, और कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया कि लेकिन अजय जी, ये प्रश्न यहाँ पर ये बनता है कि हर चुनाव से पहले एक राग अलापा जाता है कि अब हम घुसपैठिए हटा देंगे। घुसपैठिए आ गए हैं वोटर लिस्ट में, 69 लाख नाम कटे, किसके नाम के आगे लिखा है कि साहब ये घुसपैठिया था? हाँ ठीक है, आपको बताना घुसपैठिए की जहाँ तक बात है तो ये देश के लिए वास्तव में समस्या है। घुसपैठिया अगर अमेरिका में होता, किसी भी देश होते, उसको तुरंत बाहर कर। भारत में घुसपैठिया एक वोटर हो गया। मैं आपको बहुत छोटी सी बात बता दूं, कहना नहीं चाहिए, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे, वो स्पष्ट खुले रूप से घुसपैठियों का सपोर्ट करते थे बांग्लादेश। उन्होंने खुद कहा था, उन्हीं की वजह से आसाम या पूर्वोत्तर भारत में और खासतौर बंगाल वगैरह में कांग्रेस जीत के आई थी, और कांग्रेस ने चीज़ एक्सेप्ट किया था इनके जरिए। मुझे आज घुसपैठिया वोटर हो गया, अब वोटर बहुत बड़ा बेस हो गया। नहीं अजय जी, मैं ये कह रहा हूँ 11 वर्ष हो गए, मोदी जी की सरकार है, कितने घुसपैठिए हमने निकाले, कितने चिन्हित किए, कितनों की गिनती की? हाँ, अब आपको बताना है कि मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। दिल्ली में और नोएडा में आप समझिए घुसपैठियों की बस्ती में, जैसे आपको बता रहे हैं जमुना खादर पे, हम लोग भी वहाँ पर गए, वहाँ बाकायदे हम लोगों की बंगला में बात हुई, बांग्लादेशी थे, उन्होंने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। अब जब वहाँ पर पुलिस या वो वेरिफिकेशन के लिए गए तो उन्होंने कहा ये देखिए मेरा पैन कार्ड, ये देखिए मेरा आई कार्ड, ये देखिए मेरा आधार कार्ड, ये देखिए मेरा ये सारी चीज़ें वहाँ के विधायकों उन सब ने उपलब्ध कराई, उनको पैकेज दी गई। हकीकत है घुसपैठियों चूँकि वोटर के एक बहुत बड़ा वोटर है जो थोक में वोट डालता है, यही पोजीशन आपको बताने बांग्लादेश। मैंने रिपोर्टिंग बंगाल में की, मैं इसके पहले 2014 से पहले बांग्लादेश और भारत के बीच में सीमाएं नहीं थी, मोदी के आने के बाद में बाढ़ लगी तो लोग इधर भी रिपोर्टर जाते थे, उधर भी जाते थे। नहीं, पर मेरा प्रश्न तो वही है, 69 लाख में कौन घुसपैठिया है, कहाँ डेटा दिया है? हाँ सुनिए, यहीं पे एक बात आ रही, आपने देखा होगा वोटर कम हुआ है, वही वोटर जो 7.89 लाख था, पर वो तो मृत है, दूसरे राज्य में गया या 2 जगह पर रजिस्टर था, यही डेटा है। डेटा में कहीं घुसपैठियों का जिक्र नहीं है। अब यह है कि उनकी शिनाख्त और पहचान, मेन बात आ गई कि आधार कार्ड वोटिंग, मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो है वोटिंग के लिए, जैसे वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ये है कि आपका ये प्रमाण पत्र है, पहचान प्रमाण पत्र, मगर इस चीज का प्रमाण पत्र नहीं है कि घुसपैठिया है कि नहीं। ठीक है, जिसके पास आधार कार्ड है वो भी घुसपैठिया। 2000 रुपए में आधार कार्ड बन जा रहे हैं। हीरा सिंह बग्गा जी के पास में चल रहा हूं। हीरा सिंह जी, फाइनल लिस्ट आ गई है, सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को मान्य कर दिया, यह भी कहा कि जिनके नाम काटे जा रहे हैं वेबसाइट पर डेटा दिया जाएगा, उसके सामने बाकायदा लिखा जाएगा कि इस व्यक्ति का नाम क्यों काटा गया। यानी पूरी पारदर्शिता के साथ चलिए अब तो एसआईआर की प्रक्रिया, अब तो संतुष्ट है विपक्ष? आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए उसे। मधुमंजरी जी, ठीक, मधुमंजरी जी, संतुष्ट है विपक्ष एसआईआर की प्रक्रिया से? देखिए, पहली बात है कि एसआईआर जो भी प्रक्रिया शुरू से अगर देखा जाए तो पहले दस्तावेज, जमीन का दस्तावेज चाहिए था, जिस तरह का दस्तावेज चाहिए था। आवाज आ रही है? जी जी बोलिए, आवाज नहीं आ पा रही आप रत्नेश जी। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास, थोड़ी सी ऑडियो में दिक्कत है। रत्नेश जी, रत्नेश जी, रत्नेश जी, घुसपैठियों की कहां लिस्ट है? बीजेपी तो हर राज्य में कहती है घुसपैठिए निकाल देंगे चुनाव से पहले, इस बार भी यही कहा गया घुसपैठिए हटा देंगे। कहां वोटर लिस्ट में घुसपैठियों का तो जिक्र ही नहीं है, कितने हटा दिए?
विशाल भाई, आपको और साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। विशाल भाई, जहां तक आपने घुसपैठियों की बात की तो मैं आपको बता दूं कि अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले 2 दिसंबर 2024 में दिल्ली पुलिस ने बाकायदा ड्राइव चलाई थी, जिसमें से 800 बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिपोर्ट किया गया और 500 से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित किया गया और उनके डिपोर्टेशन की जो प्रक्रिया है वो कार्रवाई में है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो आते हैं इनके लिए पूरा नक्सच काम करता है अवैध घुसपैठियों के लिए। ये पूरे के पूरे 4 स्तर पर इनका काम। पहले तो जब ये एंट्री लेते हैं तो पहला मॉड्यूल काम करता है, दूसरा मॉड्यूल जब ये भारत में आ जाते हैं तो उनको ये ट्रेनों के माध्यम से दिल्ली कलकत्ता जैसी जगहों पर ले जाता है। तीसरा मॉड्यूल जो है वो इनको जो सहायक दस्तावेज होते हैं भारत में, चाहे वो आधार कार्ड हो चाहे वो पैन कार्ड हो, उनको बनवाने की बात करता है। और चौथा मॉड्यूल जो होता है, जिसको मैं पॉलिटिकल मॉड्यूल कहूंगा, वो इनको वोटर्स के रूप में यूज करने के लिए काम करता है। तो एक बड़ी संगठित प्रक्रिया के तहत कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पर घुसपैठियों को एंट्री दी जाती है और पूरा का पूरा डेटा है घुसपैठियों का। जितने मैंने दिल्ली का उदाहरण दिया, कहाँ डेटा है रत्नेश जी? कहाँ डेटा है? कहाँ डेटा है? कहाँ डेटा है? आपके नेता कहते हैं 4 करोड़ 5 करोड़ घुसपैठिए हैं, 4 करोड़ 5 करोड़ घुसपैठियों का दावा करते हैं, ढूंढ कर लाते हैं 800 घुसपैठिए, फिर कहते हैं वो फिर हटा देंगे। सुनिए तो, अरे सुनिए तो भाई, सुनिए तो, मैंने कहा ना आपकी पीसीआर की टीम है। दिल्ली पुलिस ने दिसंबर 2024 में बांग्लादेशियों के खिलाफ डिपोर्टेशन की मुहिम चलाई थी कि नहीं चलाई थी? पूछवा लीजिए, आपको डेटा दे देंगे। अरे डेटा कहाँ है? कितनी संख्या, कितने घुसपैठिए, ये तो बताइए। संख्या कितनी थी? सैकड़ों में थी, हजारों में भी नहीं हुई। दिसंबर, अरे सुनिए तो, मैं वही तो जवाब मैंने पहले ही बता दिया। 800 लोगों को डिपोर्ट किया गया, 500 लोगों की डिपोर्टेशन की प्रक्रिया में। अरे 4-5 करोड़ का दावा करते हैं, 800 लोग निकाल दिया आपने, कमाल कर रहे हैं भाई। भाई जितने जितने हमको मिले उतने निकाले ना। 800 को निकाला तो 4-5 करोड़ को भी निकालेंगे ना भाई साहब। जितने दिल्ली से निकालेंगे उतने अमेरिका ने एक बार में भेज दिया, भारत ने रिसीव कर लिए एक बार। बेड़ियों में जकड़ के भी आए हैं। घुसपैठिए कहां से बाहर निकल रहे हैं? मुझे तो कहीं किसी राज्य से, झारखंड के चुनाव में कहा गया था, पश्चिम बंगाल में कहा गया था, बिल्कुल निकल। कोई संसद में आज तक डेटा पेश करके मोदी सरकार ने अगर बताया हो साहब इतने घुसपैठिए हमने निकाल दिए। संसद में कभी किसी विपक्षी दल के नेता ने इसको डेटा? अरे पूछा गया, किरण रिजिजू का एक स्टेटमेंट है, आखिरी बार आप देख लीजिएगा। किरण रिजिजू साहब का आखिरी स्टेटमेंट है। वो स्टेटमेंट आए हुए भी कम से कम 6-7 साल हो चुके हैं अब तो। अरे विशाल भाई, मैं वही तो कह रहा हूँ। अभी बिहार का एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें घुसपैठिए को लोगों ने पकड़ा तो उसने कहा मैं 20 साल से यहाँ रह रहा हूँ। अरे तो 11 साल से तो आप भी सत्ता में हैं, आप किसको निकाल पाए? यही तो प्रश्न है। सुन, अब मैं वही तो कह रहा हूँ विशाल जी मेरी बात तो कंप्लीट हो जाए। मैं यही तो कह रहा हूँ 60 सालों में 60 सालों में जिस चीज को उन्होंने रोका है, उसको हमने 2014 के बाद आते आते जड़ें काटनी शुरू की है। एक वृक्ष जब बड़ा हो चुका है तो उसकी जड़ें काटने में, उसको उस वृक्ष को गिराने में समय लगेगा ना। और हमें भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो अवैध घुसपैठियों को निकालने की बात करता है, और तो कोई पॉलिटिकल पार्टी। अरे सर, दिक्कत तो यही है कि बात ही कर रहे हैं आप भी, निकाल तो आप भी नहीं पा रहे हैं। मनोज लाल दास मनु साहब, कितने घुसपैठिए हैं बिहार में? कितने घुसपैठिए वोटर थे? कितने घुसपैठिए वोटर थे? मनोज लाल दास मनु जी से सवाल है। मनोज जी से सवाल। विशाल जी नमस्कार, सभी लोगों को दशहरा की शुभकामना। चुनाव आयोग ने जो आज एसआईआर का रिपोर्ट डाला है उसमें कहीं कहा है कि घुसपैठियों को बाहर इतने घुसपैठियों को बाहर निकाला गया है? वही तो मेरा प्रश्न है, क्यों नहीं बताया है? मकसद तो यही बताया था आप लोगों ने कि घुसपैठिए निकल जाएंगे। देखिए, मैंने आज चुनाव आयोग ने जो अपना डाला है उसमें तो उसने कहीं नहीं लिखा है कि इतने घुसपैठियों को निकाला गया या इतने लोगों को नाम काटा गया है। उसमें कहीं कहीं हमने नहीं देखा है कि घुसपैठी शब्द का चुनाव आयोग ने इस्तेमाल किया है, पहली बात। दूसरी बात है कि बहुत सारे लोग बाहर से आए, पटना के भी जेल के अंदर जो दूसरे कंट्री के लोग हैं जिनके पास वैध नहीं है, वो लोग भी, कुछ लोग यहाँ बंद पे रहे हुए हैं, तो उनको भी हम लोग घुसपैठी ही न मानेंगे। इस तरह के पूरे देश में कई जगहों पर लोग पकड़ाए हैं, दिल्ली के अंदर भी कई लोग पकड़ाए हैं, जैसे आप ही के मीडिया के माध्यम से पता चला। तो उसको अगर कोई पार्टी
घुसपैठी कर रही है तो उसमें तो कोई आपत्ति नहीं होनी अरे नहीं चाहिए। मनोज जी, ये वाली बात थोड़ी ना है। ये तो आप जानते हैं, इतने सालों से आपके नेता चीफ मिनिस्टर बन के बैठे हैं। बिहार का डेटा तो आपको पता ही होगा, कितने घुसपैठिए हैं, बांग्लादेश से कितने आ गए, दूसरे देशों से कितने आ गए, अवैध डॉक्यूमेंट के साथ कितने लोग हैं, पता तो होगा ही बिहार सरकार को, ऐसा थोड़ी है पता नहीं होगा। देखिए, जो जो नियमतः जो आए हैं उनके तो रिकॉर्ड रहती है बिहार सरकार के पास। जो अगर घुसपैठी आए हुए हैं वो इसमें आए होंगे, उनका कागजात नहीं मिला होगा, उनका भी नाम जो है ना उसी के श्रेणी में वहां कटा होगा। नाम कटने का कई कारण हो सकते हैं ना। कारण सारे जो लिखे हैं चुनाव आयोग ने। कारण मुख्यतः 3 हैं। कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई, कोई स्टेट से बाहर शिफ्ट हो गया, या फिर किसी का एक के साथ दूसरे राज्य में भी नाम रजिस्टर्ड है। मुख्यतः 3 ही वजह हैं। कहीं नहीं बताया गया कि कौन घुसपैठिया था। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, इतने 2 दशकों से आप सत्ता में हैं, नीतीश कुमार जी तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ही हैं, इतना तो उनके पास डेटा होगा ही कि बांग्लादेश के कितने घुसपैठिए हैं बिहार में। विशाल जी, वही तो मैं बता रहा हूं कि जिन लोगों का कहा गया कि वो बिहार से बाहर चले गए हैं उसमें भी कई लोग घुसपैठी होंगे, नहीं गए होंगे, उन्होंने कागजात वहां नहीं जमा करके उनको कह दिया गया कि बाहर चले गए। तो अब इस चीज को है, मेरा ये कहना है कि सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों का नाम काटा गया है, अगर उसमें कोई मृत्यु वाले हैं या जिनका गलत ढंग से काटा गया है, उस सूची में उनका नाम है, तो वो सामने तो आए कि मैं मरा नहीं हूं, मैं जिंदा हूं। वो सामने आए तब न क्लियर होगा। लेकिन घुसपैठिए तो अभी भी नहीं पता हमें। चलिए ठीक है, मधु मंजरी जी आवाज मिल रही है आपको? हीरा सिंह जी आप तक आवाज पहुंच रही है? विशाल भाई, मेरा एक छोटा सा एक सेकंड। हीरा सिंह जी आप तक आवाज पहुंच रही है? अगर पहुंच रही है तो अनम्यूट करके आप अपनी बात रख सकते हैं। नहीं, उन तक, दोनों तक आवाज नहीं जा पा रही है। अजय जी देखिए, ऐसा है, हम आपको बतला दें कि घुसपैठियों को हटाने के लिए वास्तव में बीजेपी ने नारा लगाया, सब कुछ किया, कोई ठोस पहल किसी भी राज्य में नहीं की। उसकी वजह है, उसके लिए बहुत बड़ी हिम्मत और बहुत बड़ी साहस की ज़रूरत है। दूसरा ये भी है कि तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी कोई सहयोग नहीं किया। जहाँ तक आपको बतला रहे हैं कि बिहार के मौजूदा सीएम नीतीश कुमार की भी है, उन्होंने उतना इंटरेस्ट नहीं लिया। उनके सामने भी समस्या थी। नहीं, अजय जी मुझे बताइए, कोई शख्स जो 20 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है, उसको नहीं पता होगा कि मेरे राज्य में घुसपैठिए? मालूम है, परंतु उनकी जो भी कास्ट सर्वे करवा सकते हैं, गिनती तो गिन रहे थे, कास्ट किया, मगर घुसपैठियों की गिनती भी गिन सकते थे। मगर घुसपैठियों में उनका उतना प्रॉफिट नहीं था जितना भाजपा का था। ये भी एक कटु मतलब प्रॉफिट देखकर हम देश में प्रॉफिट देखकर हर नेता अब आपको बता रहा है, जैसे घुसपैठियों को ये हटाना भी चाहे तो नहीं हटा पाएंगे। उसकी वजह है, बंगाल में जब भी बात कही गई तो ममता बनर्जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं तो घुसपैठियों को रखूंगी, उन्हें खाना खिलाऊंगी, उन्हें बैठाऊंगी, उनके लिए मेडिकल सुविधा दूंगी, उनके हर तरह के कार्ड बनाऊंगी जो अभी भी आ जाएंगे। ये ममता बनर्जी का कहना। तो समस्या घुसपैठिए जो है यहाँ के रग रग में। दूसरी बात, यहाँ पे उनके सपोर्टर हैं, वो किसी राजनीतिक दल का विरोधी है, किसी राजनीतिक, तो यहाँ पे मेन चीज़ है सत्ता। किसी को देश से मतलब नहीं है, सत्ता के लिए दोनों पार्टियां। ये घुसपैठियों पर तो बिल्कुल क्लियर है, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। अब आप बातें करने में इंटरेस्ट है। मैं एक और प्रश्न की तरफ जा रहा हूं। एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए, बीजेपी को कोई दिक्कत क्यों नहीं हुई एसआईआर की प्रक्रिया में? पूछना चाहता हूं। सरकार ने हर चीज के साथ आधार कार्ड को लिंक करवा दिया, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा हम तो आधार कार्ड को ही मान्य नहीं मानते। क्यों बीजेपी को दिक्कत नहीं हुई जब सरकार हर चीज से आधार कार्ड को जोड़ रही है? हर चीज से आधार कार्ड जोड़ा जा रहा है, लेकिन आपने आधार कार्ड हटा दिया गया, आपने उसमें दिक्कत नहीं करी। 65 लाख लोगों के नाम हटाए जा रहे थे, उनके आगे वजह नहीं लिखी जा रही थी। वो दूसरे लोग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि भैया इनके आगे वजह तो लिख दो कि इनको हटाया क्यों गया है, ये डेटा तो अपलोड कर दो कम से कम। चुनाव आयोग तो वो भी नहीं कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर करना पड़ा। विपक्ष क्यों ये सवाल उठा रहा है? बीजेपी क्यों नहीं सवाल उठा रही? जेडीयू ये सवाल क्यों नहीं उठा रही है? जो सत्ता में बैठे उन्हें मतलब नहीं है क्या किसका नाम काट दिया? देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि पहले जो इन्होंने आंकड़ा दिया था 7,89,00,000 थे, अब कम हो गए। मगर आपको बताना, तब भी बीजेपी इस उससे फायदे में रहेगी। मैं आपको, पहले 65 लाख थे, अब 65 लाख में जो बचे हैं
उसमें मैं आपको बता रहा हूँ लगभग 48 लाख 45 लाख का बीजेपी को फायदा है वोटर का। ये वोट जो मतदान नहीं कर पाएंगे, इसमें कुछ परसेंटेज तो उनको जाएगा, विपक्ष को, और 48 लाख वोटर जो है इसमें टोटल वोट इससे ज्यादा है, लगभग 60 के और 69 लाख है, 21 लाख हाँ, जुड़े। 69 लाख में 21 लाख जुड़े। 21 लाख में कुछ वो भी जुड़ गए जिनके नाम काटे गए थे राजनीतिक कारणवश, या आप समझ लीजिए कि कर्मचारियों ने, वो जुड़ गए। मगर आपको बता रहे हैं नेट लॉस जो है 48 लाख वोटरों का विपक्ष का होगा, जो विपक्ष का वोटर था। इसमें कोई शक नहीं, 65 लाख जो वोटर था इसमें विपक्ष का 85%। ये कैसे पता चलता है? हाँ, वो भाई मैं आपको वजह बता, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों ने किया। जहाँ के सरकारी कर्मचारी होते हैं वो उस समय तक चुनाव के वो अधिकतर उस स्टेट की गवर्नमेंट के साथ होते हैं, सेंट्रल की गवर्नमेंट के साथ, दोनों लोग एक साथ थे। अब इनका कितना इम्पैक्ट बीजेपी ने इसमें आपको बता रहे, हालांकि जो ये अब जो दूसरी उसमें आई उसमें बीजेपी का थोड़ा लॉस हुआ है, कुछ लाख लोगों, कुछ वोटरों का लॉस हुआ है, जो ये सोच रहे थे कि 65 लाख। अब आइए 48 लाख का मतलब क्या होता है? 48 लाख का मतलब होता है तमाम विधानसभा सीटों पे बीजेपी इनके खेल को कुछ माइनस करेगी। अब हार जीत कौन होगी ये तो बाद में पता चलेगा, ये तो बात है। मगर मतदाता सूची का अभी उसमें एक चीज़ और है कि आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, आयोग ने कह दिया कि जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ ये बाकायदे 10 दिन में आवेदन कर सकते हैं। दूसरी आपको बता रहे हैं कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 के सेक्शन 24 के तहत वो कर सकते हैं और सेकंड अपील कर सकते हैं, ये भी प्रावधान। इसलिए अभी कुछ मतदाता और भी बढ़ेंगे, ये आप नोट कर लीजिए। मगर भाजपा को जो इतना बड़ा गेन करने जा रही थी इसके जरिए में, वो अपने उद्देश्यों में पूर्णतः सफल नहीं हुई है। कुछ उसका ये जो सेकंड लिस्ट आई है तो उसका कुछ डेप्रिसिएशन भी हुआ है। मगर ये है कि ये अगर ये लागू हो जाता तो विपक्ष के लिए बहुत ज़्यादा होती परेशानी होती। अब इन्होंने जो आप ये पर अजय जी, ये सारी बातें तो अनुमान पर आधारित है ना। कोई वोटर कैसे बता सकता है कि कहां वोट देगा? उसका मन बदल जाए तो? मोस्टली जिन लोगों के नाम कटे हैं, मन बदल भी तो 2014 से पहले बहुत सारे लोग जो कांग्रेस को वोट दे रहे थे उन्होंने मोदी को वोट दे दिया ना, मन बदल गया उनका। देखिए मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के समय भी यही हुआ। आपको बता रहे अभी लेटेस्ट ये है कि यूपी में बीजेपी की कई जगह हार की वजह ये भी थी कि जो वहाँ पे लोअर क्लर्क थे उन लोगों के से कुछ मिस्टेक हुई या किस तरह से लोगों ने अरेंज कर लिया और बीजेपी का ये बाद में प्रमाणित हुआ। तो ये हर राज्य में होता है कि सत्ता पक्ष कहीं कहीं विपक्ष इस मामले में मजबूत होता तो कर लेता। त्रिपुरा में यही होता था। त्रिपुरा में पहले क्या होता था, कम्युनिस्ट का कैडर इतना मजबूत था कि वहाँ सरकार की गवर्नमेंट में इस चीज़ को हिंदुस्तान में अगर किसी ने सबसे पहले समझा था तो आपको बता रहे त्रिपुरा में कभी भी आरएसएस या बीजेपी नहीं थी, कभी नहीं थी। वहाँ पे सुनील देवधर एक आरएसएस के कार्यकर्ता गए प्रचारक बन के, उन्होंने सरकार जैसे लोकप्रिय चीफ मिनिस्टर को इसलिए उखाड़ के फेंक दिया कम्युनिस्ट सरकार क्योंकि उन्होंने वोटर लिस्ट का पन्ना प्रमुख का सबसे पहला, यही बीएल संतोष का था। बीएल संतोष जो आरएसएस के प्रमुख, जो बीजेपी, उनका भी पन्ना प्रमुख का। अभी तक बीजेपी इस पे एक्सपर्ट रही है, यही वजह 2024 19-24 में ये जीते, 2014-19-24 में। अब ये यहां सफल कितने होते हैं ये वक्त बताएगा, मगर बीजेपी के जो वो था वो थोड़ा लॉस में गए। ठीक है रत्नेश जी। देखिए विशाल भाई, मैं बस एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि ये लोग कैसे डिसाइड कर लेते हैं कि कौन किसका वोटर है किसका नहीं। हाँ सुनिए, आपको हाँ, आवाज आ रही है आप तक? कट गई आवाज। हेलो जी जी जी, बोलिए 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 बोलिए। मेरी आवाज जा रही है आपको? जी जी बोलिए बोलिए। हाँ विशाल भाई, मैं ये नहीं अंदाजा लगा पाता कि कोई ये कैसे बता देता। प्लीज मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा, उसके बाद इंटरप्ट करिएगा प्लीज। देखिए मैं तो जहां तक मानता हूं कि वोट करते वक्त वोटर के मन में ही रहता है कि वो किसको वोट करने जा रहा है। ना तो कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता उसमें आइडिया लगा सकता है, ना कोई पत्रकार लगा सकता है, क्योंकि हो सकता है आइडिया आपने हर वार्ड हर बूथ का आ जाता है, आंकड़ा आ जाता है, बाकायदे चुनाव आयोग देता है हर वार्ड और बूथ का वोटिंग के बाद, वोटिंग के पहले भी पता चलता है। वरिष्ठ है,
वरिष्ठ पत्रकार महोदय, आप बड़े वरिष्ठ हैं, मैं आपसे बहुत छोटा हूं। नहीं, मेरा ऐसी बात निवेदन नहीं, है कि आपकी मुझे नॉलेज है, बीच में अच्छी प्लीज बात- इंटरप्ट ना जी। करें, बीच में प्लीज बिल्कुल, इंटरप्ट ना बिल्कुल। करें, बीच में प्लीज इंटरप्ट ना करें। या तो आप मुझे वो मशीन बता दीजिए, वो मैकेनिज्म बता दीजिए जिससे आप बता लेते हैं कि रत्नेश मिश्रा किसको वोट करने जा रहे हैं। मेरा मन करेगा तो मैं जिस पॉलिटिकल पार्टी को मन करेगा उसको वोट करूंगा। और मैं तो सीधी सी बात करता हूं कि वोटर भी लास्ट टाइम पे जाके डिसाइड करता है, जब वो ईवीएम की बटन दबा रहा होता है, वो प्रचार करता है कांग्रेस का, वोट दे आता है बीजेपी को। ऐसा मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो प्रचार करते हैं आरजेडी का, वोट दे आते हैं बीजेपी का। तो ये वाला कोई मैकेनिज्म, इसमें कोई कितना भी बड़ा ज्ञान दे, गुणा गणित बताए, मैं ये सब बस को बेसलेस अजम्पशंस मानता हूं इनको। इनका कोई भी क्या कहते हैं तार्किक और वैज्ञानिक आधार नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति इस बात का पता नहीं लगा सकता कि कौन व्यक्ति किसको वोट करने जा रहा है। इसका कोई भी व्यक्ति, इवन कि भगवान भी नहीं बता सकते कि कौन किसको वोट करने जा रहा है, क्योंकि वोट बड़ा क्या कहते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ नहीं वोट को रत्नेश क्या जी, कहते हैं, मैं गोपनीय मैं रखा आपकी गया है। बात से पूरे तरीके से सहमत हूं, कोई नहीं बता सकता। लेकिन आपने मैं जिस प्रश्न पर आपको ला रहा हूं, घुसपैठियों वाले प्रश्न पर तो आपने जवाब नहीं दिया। मैं अब अगले प्रश्न एक सेकंड सर, एक मेरा प्रश्न सुन लीजिए, फिर पूरा आपका समय है, पूरा समय आपका है। मेरा प्रश्न सुन लीजिए। मेरा प्रश्न यह है कि आधार कार्ड को जब चुनाव आयोग ने मान्य नहीं किया, क्यों बीजेपी ने उस पर आपत्ति दर्ज नहीं करवाई? जबकि यह मोदी सरकार है जो हर डॉक्यूमेंट के साथ आधार को लिंक करवाती है। इतना विश्वास आपको आधार कार्ड पर है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आपने नहीं छोड़ा जिसके साथ आधार कार्ड लिंक करना मैंडेटरी ना हो। जब चुनाव आयोग ने आधार कार्ड को हटा दिया, आप क्यों नहीं गए सुप्रीम कोर्ट? और जब 65 लाख लोगों का नाम काटा गया, चुनाव आयोग ने वजह नहीं बताई उसकी, तो कोई और जाता है सुप्रीम कोर्ट। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है कि नहीं, आपने जितने लोगों के नाम काटे हैं उसको वेबसाइट पर अपलोड करेंगे और उनके नाम के सामने लिखेंगे कि आपने उनका नाम क्यों काटा है। क्यों बीजेपी को दिक्कत नहीं होती किसी का भी नाम काट दिया जाए बिना वजह बताए और वो अपलोड भी ना हो? आप क्यों नहीं गए सुप्रीम कोर्ट ये रोकने के लिए? आपका सवाल आ गया जी? नहीं, और कुछ बचा या सवाल? नहीं, यही है सवाल, यही सवाल है। आप मुझे 90 सेकेंड बिना इंटरप्शन दे दीजिएगा जी। सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी जो है वो संवैधानिक प्रावधानों के तहत काम करती है, और हमारे संविधान निर्माताओं ने, जिस संविधान निर्माता की प्रारूप समिति के अध्यक्ष आदरणीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, उसी कॉन्स्टिट्यूशन के 18वें भाग के अनुच्छेद 324 में इलेक्शन कमीशन को एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया। मतलब उसके मामलों में किसी को भी इंटरवीन करने का अधिकार नहीं है। और भारतीय संविधान केंद्रीय निर्वाचन आयोग या भारतीय निर्वाचन आयोग को चुनाव के लिए संपूर्ण क्षेत्राधिकार और संपूर्ण प्राधिकार प्रदान करता है। उसमें कोई भी इंटरवेंशन करने की अथॉरिटी ना तो एग्जीक्यूटिव को है ना तो लेजिस्लेटिव को है। जुडिशियल इंटरवेंशन हो सकता है अगर जुडिशरी चाहे तो। इसीलिए ना तो भारतीय जनता पार्टी उसमें इंटरवीन कर सकती थी, ना तो सरकार इंटरवीन कर सकती थी, क्योंकि अगर हम करते तो सीधे सीधे संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन होता। और हम संविधान को केवल लहराते नहीं है, हम संविधान को पढ़कर संविधान की भावना का सम्मान करते हुए संवैधानिक प्रावधानों के तहत कार्य करते हैं। हमारा क्षेत्राधिकार नहीं था इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन देने का, इसलिए हमने वहां पर कोई डायरेक्शन नहीं दिया। जिस किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को यह लगा कि नहीं उनके साथ गलत हो रहा है या गलत हो रहा है, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय गया और सर्वोच्च न्यायालय को वही संविधान इस बात का क्षेत्राधिकार देता है कि वो संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या कर सकता है। संविधान का कौन सा भाग, कौन सा आर्टिकल की व्याख्या क्या है, उसका मतलब क्या होगा, ये करने का अधिकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। और सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए डायरेक्शंस दिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यह अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को डायरेक्शन दे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को यह अथॉरिटी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को भी डायरेक्शन इशू कर सकता है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे था, वो उन दोनों संवैधानिक संस्थाओं के बीच का मामला था, उन्होंने इसमें दिया था। इसमें सरकार के इंटरवेंशन की कोई संवैधानिक कारण या संवैधानिक वजह। अरे आप गलत समझ रहे हैं सवाल को, मैंने बोला ही नहीं सरकार को करे कुछ। मैं आपसे कह रहा हूं आप पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर चले जाते, रत्नेश मिश्रा चले जाते भारतीय जनता पार्टी से। मैं फिर तो, अरे भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं इलेक्शन कमीशन को स्वायत्त संस्था मानता हूं, उनको कार्य करने का। अरे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी तो ऑर्डर दिया ना उस चीज के लिए। अरे सुप्रीम कोर्ट के कहने पर तो करना ही पड़ा, करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट के कहने पर तो। मैं वही तो, अरे विशाल भाई मैं वही तो कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अथॉरिटी है गाइड करने की डायरेक्शन। अरे तो अथॉरिटी के लिए कोई जाएगा भी तो सही ना शिकायत लेकर, वो कर सकते हैं। आप क्यों नहीं जाते शिकायत लेकर, मेरा ये प्रश्न है। अरे भाई जिनको जाना था वो, जिनको संवैधानिक संस्था पर भरोसा नहीं था वो गए। इसमें भरोसे वाली क्या बात है? 65 लाख लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, क्या उनका ये अधिकार नहीं बनता कि वो जाने कि उनका नाम किस वजह से काटा गया है? विशाल जी, उन 65 लाख लोगों में से एक भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट नहीं गया।
तो फिर ये एक भी सुप्रीम व्यक्ति तो नहीं फिर है। सुप्रीम कोर्ट को क्यों कहना पड़ा कि डेटा अपलोड करके वजह बताइए? अरे भाई पॉलिटिकल पार्टीज के मैं वही तो पूछ रहा हूँ, जिनके नाम कटे वो तो गए ही नहीं। आप किसी भी मामले में सीधे प्रभावित पक्ष नहीं है, आप डायरेक्ट। अरे बिना प्रभावित पक्ष के भी तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिए। देखिए अगर आप लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल बिंदुओं पर बात करेंगे तो मेरा जवाब बड़ा स्पष्ट है। डायरेक्ट अफेक्टेड पार्टी अगर नहीं जा रहा है तो उसके बिहार पे कोई भी जाके मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है आधार कार्ड रखें कि ना रखें, वजह बताएं कि ना बताएं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। विशाल भाई मैं आपको कह रहा हूं, विशाल भाई उन लाखों लोगों जो डायरेक्ट अफेक्टेड पार्टी है उन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं जिन पर असर पड़ रहा है उन्हें कोई मतलब नहीं है तो हम क्यों जाएं? ठीक है मधु मंदिरी जी, वो कह रहे हैं जब 65 लाख लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, उन 65 लाख लोगों में से कोई शिकायत नहीं कर रहा, तो विपक्ष को क्या दिक्कत हो रही है? ऐसी बात नहीं, एक 65 लाख सेकंड, मधु मंजरी जी और हीरा सिंह जी अभी तक कुछ नहीं बोल आपत्ति की पाए। है। मधु मंजरी जी ठीक, विशाल जी मैं वही तो सबसे एक सेकंड सर, एक बार भी वो बोल नहीं पाए, क्या आधार बनता है? एक बार भी नहीं बोल पाए अभी तक विशाल मधु जी। मंजरी जी। ठीक है मधु मंजरी जी। हाँ विशाल जी देखिएगा कि जो एसआईआर की प्रक्रिया थी, हमने विपक्ष ने पूरा उस प्रक्रिया पे उंगली उठाया और उस पे सवाल किया। सवाल ये था सबसे पहली बात कि जो बिहार में इलेक्शन है 3 महीने के अंदर में, तब एसआईआर क्यों? अब पहले बिहार में क्यों? जिस राज्य में इलेक्शन नहीं है पहले वहां कराना चाहिए था। हम एसआईआर के खिलाफ नहीं, हम बार बार बोल रहे थे, लेकिन अगर यही करना था तो आप पहले कर लिए होते, आप पिछले साल ही कर लिए थे, लेकिन आपने नहीं किया। लोकसभा से पहले क्यों नहीं किया? दूसरी बात, बिहार में 20 साल से ये इनकी सरकार है, कि हम खिलाफ नहीं। जेडी और बीजेपी की सरकार है, लेकिन उस समय इनको नहीं समझ में आया। अब ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे घुसपैठिया है, बिहार के अंदर में बांग्लादेशी है तो रोहिंग्या है, लेकिन आपके इसके हिसाब से, सर्वे के हिसाब से यहाँ बिहार में ना कोई घुसपैठी है, ना रोहिंग्या है, ना बांग्लादेशी है। पहली बात। दूसरी बात, जो मंसूबा था बीजेपी का, इसका जो चुनाव आयोग का गलत इस्तेमाल करने का, वो मंसूबा पे विपक्ष ने पानी फेर दिया। पूरा विपक्ष लग गया कि एक लोग का भी वोट ना कटे, सबका वोटर लिस्ट में नाम आए। पूरा हम लोग बूथ से लेकर के एकदम निचले स्तर तक जाकर के हम लोगों ने, सारे विपक्ष ने काम से एक भी लोग का वोट ना कटे। लेकिन जिस तरह का आपने शुरू में प्रक्रिया डाला था, डॉक्यूमेंट्स मांगा था कि जमीन चाहिए, ये चाहिए, इसका आधार चाहिए, आप बताइए क्या एक भी महिला का उसमें हो सकता था वोटर लिस्ट में नाम? बिल्कुल ही नहीं हो सकता था, क्योंकि वो सारे डॉक्यूमेंट्स में कोई भी महिला फुलफिल करेंगे नहीं। बिहार के अंदर में कितने महिलाओं के पास जमीन जायदाद है जो अपना देती? लेकिन ये विपक्ष का सफलता है, विपक्ष ने अपनी लड़ाई लड़ी, सबको जागरूक पूरे बिहार में किया, तब जाकर के जो है चुनाव आयोग ने आधार कार्ड को मान्यता दिया। ये मानना पड़ेगा। लेकिन आपने बहुत बोल लिया भाई साहब, बाद में बोल लीजिएगा, सुनने की भी क्षमता रखिए। यहाँ कोई रोहिंग्या और कोई बांग्लादेशी नहीं है बिहार में। रत्नेश जी उनको आधे घंटे बाद पहली बार मौका मिला है, एक बार बोल ले। जल डूबा हुआ था। मधु मंजरी जी मैं एक बार फिर से मैं अपना सवाल स्पष्ट करना चाहता हूं ताकि ये डिबेट डिरेल ना हो जाए। मधु मंजरी जी एक बार सवाल फिर से सुन लीजिए। मैं ये पूछ रहा हूं कि ये 65 लाख लोगों में से कितने लोग शिकायत करने के लिए गए? कितने चुनाव आयोग के सामने शिकायतें ऐसी है कि साहब मैं मृत नहीं हूं लेकिन मुझे मृत बता दिया, या मैं किसी दूसरे राज्य में रजिस्टर नहीं हूं मुझे ऐसा दिखा दिया? ऐसा कोई गया है कि गलत तरीके से मेरा नाम काट दिया गया है? एक बात बताइए विशाल जी, एक बात बताइए, जो लोग गए, जो हमारे, आपको भी पता है कि बिहार में कितना पलायन है, कोरोना ने दिखा दिया। लेकिन जो लोग, जो लेबर क्लास के लोग हैं, जो मजदूरा क्लास के लोग हैं, रोज दिन कमा खा रहे हैं, क्या अपना डॉक्यूमेंट देने के लिए बिहार के बाहर में जो रहते हैं, जो काम करने वाले लोग, क्या वो आएंगे अपनी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए? सोचने की बात है। पलायन का मतलब ये नहीं था कि वो लोग यहाँ से जाकर कहीं शिफ्ट हो गए, वहां जाकर के रह गए। वो लोग जो मजदूरा क्लास के लोग हैं, वो लोग जो पढ़ने जाते हैं, वो लोग जो कमाने जाते हैं, बिहार से बाहर लाखों लाख लोग रहते हैं, करोड़ों में लोग रहते हैं, जिनका हम पलायन बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां जाकर वो बस गए हैं। कौन सा मजदूर जाकर अरे मधु मंजरी जी, ये सारी दलीलें ठीक है, ये सारी दलीलें आपकी बिल्कुल ठीक है। मेरा प्रश्न ये है कि अब आ गई है फाइनल लिस्ट, अब इसमें खामियां हैं तो सुप्रीम कोर्ट को जाकर बताइए कि क्या खामियां हैं। गैर संवैधानिक प्रक्रिया है, प्रक्रिया में गड़बड़ी है, जाकर सुप्रीम कोर्ट को बताइए प्रक्रिया में कहां गड़बड़ है। कोर्ट ने कह दिया कि द्वितीय अपील आप कर सकते हैं, सेकंड अपील डायरेक्ट। विपक्ष चुनाव कोर्ट ने डायरेक्ट के लिए कहा था
तो जवाब कौन दे रहा था? अरे आप गए तो सुप्रीम बीजेपी के कोर्ट, लोग आकर के जवाब भाई दे रहे थे। सुप्रीम इसका कोर्ट ने मतलब है डायरेक्शन कि दिए इनका तो सही। मंसूबा कहीं ना कहीं लोगों का वोट काटने का मधु था। मंजरी जी। और उन लोगों का जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मधु समाज मंजरी में जी। पीछे छूटे हुए लोग हैं, जो कि जा ही नहीं सकते हैं, हर चीज में एक तो काम सुप्रीम कोर्ट कराने के डायरेक्शन लिए दे रहा जिनके पास था। इतना सोचना पड़ता है, वो कहाँ से मधु दस्तावेज मंजरी लाते हैं? जी। आपको भी पता है विशाल जी, इतना आसान नहीं होता कोई भी चीज। अरे मधु मंजरी जी, हर चीज में तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे रहा था। सुप्रीम कोर्ट तो देख रहा था पूरा एसआईआर की प्रक्रिया को। देखिए मैं कहां आपको गलती मिली बताइए तो सही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सुप्रीम प्रक्रिया कोर्ट में तक गलती भी मिली तो विपक्ष पूरी जाने प्रक्रिया को का रद्द काम कर किया। देंगे। अगर विपक्ष नहीं जाता तो ये अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते हैं। अरे पर आप गए और तब भी ये कौन सा जो प्रक्रिया रुक लगातार ये गई? एक मिनट विशाल जी, ये बताइए कि जिस तरह से बोलते हैं कि बाहरी आ गया, आप घुसपैठिया आ गया, तो 20 साल से बिहार में आपकी सरकार है, तो इसका मतलब आपकी नाकामयाबी बताता है कि बिहार में या देश में 11 साल से आपकी सरकार है, तो आप क्यों नहीं रोक पाए? और आप सवाल पर, जब विपक्ष सवाल उठाता है तो आप उस पर उंगली उठाते हैं। 20 साल से बिहार में आपकी सरकार है। मनोज जी की बारी है सर, एक एक करके ना, सबको मौका मिल रहा है, एक एक करके। नाकामयाब मनोज जी की बारी है। घुसपैठियों को रोकने में, और आप कहीं ठीक ना है, आप कहीं कह रहे हैं उन्हें घुसपैठियों को बढ़ावा दे रहे रोकने हैं। में नाकाम है, अब उनके नाम पर राजनीति। मनोज जी। देखिए विशाल जी, आप बात को जितना भी छीलेंगे उतना ही छीलेगी। जो मकसद है, जो बात है, अब ऐसा या 3 महीना पहले हुआ, अब जो है वो के पास नहीं है। विशाल जी, मेरा चैलेंज है कि बिना जन्म पत्र के और बिना आवासीय के कोई व्यक्ति आधार कार्ड नहीं बना सकता। 20 साल की सरकार 1993 आपकी के वजह से ही है। बाद जो उन्हीं लोग की वजह से जिनका वोट काटा गया। 20 साल से आप ही की सरकार है ना, बताइए ना इस पे। मधु मंजरी जी, आप क्यों पूरे नाकाम हुआ देश के जनता के समझ, जब आपको डर हो गया कि हार जाएंगे तो आप जाना सारा प्रक्रिया कर रहे हैं। देखिए आधार कार्ड में मैं आपको एक खुलासा भी कर दूं। आधार कार्ड में मैं एक बहुत बड़ा खुलासा कर दे रहा हूं इस न्यूज के माध्यम से। आधार कार्ड प्रियंका गांधी के कहने पर नितिन नीलेकर जी को दिया गया था। इसके पीछे बहुत बड़ा खेल था। यहाँ तक है उसके लिए सोनिया जी एक बार मनोज जी बात पूरी कर ले, फिर आता हूं आपके एक पास। बहुत सनसनीखेज बात इसमें सुन लीजिए। इसमें भाई साहब एक सेकंड सुन लीजिए, बहुत सनसनीखेज बात। आधार कार्ड में खेल था। प्रियंका गांधी के कहने पे उनके दोस्त नितिन नीलेकर को दिया गया था, जिनके लिए स्वयं सोनिया गांधी ने कहा था उनको पीएम के लिए, राहुल गांधी के लिए नहीं कहा था। मनमोहन सिंह के बाद इसी गुस्से में राहुल गांधी ने पेपर फाड़ दिए थे। उसमें खेल